हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इससे पहले मैंने पॉलिटी से, एनसीईआरटी से जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसको मैंने आपको डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं एमसीक्यू के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है, पुराने वीडियो को नहीं देखा है, तो ज़रूर आप जाकर के देखिए। उससे आगे की जो क्वेश्चंस है उसको मैं आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो एनसीईआरटी में जो मेंशन है तो उसको मैं समझा रहा हूँ और उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे का सवाल को समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इसमें इसके पीछे जो वीडियो था उसमें मैंने आपको 15 सवाल बता दिए थे। ठीक है, 15 सवाल लमसम में इससे पीछे मैंने बता दिए थे। आज 15 से आगे के सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 16वां नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान की वह विशेषता जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। तो संविधान की वह विशेषता कौन सी है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार होती है उस सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका, ठीक है, विधायिका, और एक होती है न्यायपालिका। ठीक है, एक होती है न्यायपालिका। तो देखिए, जो कार्यपालिका होती है उसका अलग काम होता है, विधायिका का अलग काम होता है, न्यायपालिका का अलग काम होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, शक्तियों को अलग अलग रूपों में दिया गया। ठीक है, तो अलग अलग क्यों किया गया है? शक्तियों का दुरुपयोग ना हो इसलिए किया गया है। तो देखिए, तो शक्तियों का पृथक्करण किया गया है और चेक एंड बैलेंस, इसमें एक चीज है कि जो विधायिका का काम होता है, जो विधायिका का काम होता है, जो कार्यपालिका का काम होता है, जो कार्यपालिका का काम होता है और जो न्यायपालिका का काम होता है, ये तीनों का काम अलग अलग होता है। ठीक है, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, न्यायपालिका का काम है न्याय करना। ठीक है, संविधान की व्याख्या करना। तो इस तरह से ये तीनों का अलग अलग काम है। तो इस तरह से संविधान की यह विशेषता कौन सी है? तो ये है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, ये क्या है? शक्तियों का पृथक्करण, ये विशेषता है। और इसी में चेक एंड बैलेंस, क्योंकि अगर विधायिका कोई गलत काम करता है तो उसको देखने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका है, और अगर कार्यपालिका कोई गलत कदम उठाता है तो इसको चेक करने के लिए विधायिका और न्यायपालिका। इस तरह से ये तीनों एक दूसरे पर नजर बनाए रखती है, तो इसी को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। तो इस तरह से संविधान की यह विशेषता है जिसके माध्यम से ये शक्ति का जो दुरुपयोग है इसको कम किया गया है, मतलब शक्ति का दुरुपयोग ना हो इसलिए शक्तियों को पृथक्करण कर दिया गया है, मतलब शक्तियों को बांट दिया गया है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। 17 नंबर सवाल, इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है देश के सभी नागरिकों को वोट देना। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है। आपको पता होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है देश के सभी नागरिकों को वोट देना, वोट देने का अधिकार है। तो इसके लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यदि उनकी आयु कम से कम कितनी हो, तो देखिए, अगर कम से कम 18 वर्ष पूर्ण गया है या 18 वर्ष है या 18 वर्ष से ज़्यादा है तो वो सारे व्यक्ति जो है वो देश में, हमारे देश में वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, मतलब अब वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार, लेकिन उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 के बाद 18 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है नेपाल ने अपना नवीनतम संविधान, जो नवीनतम संविधान है, नया नया जो संविधान है वो किस वर्ष अपनाया है? किस वर्ष अपनाया है? तो याद रखिए 2015 में नेपाल ने अपना नवीनतम संविधान जो है वो किस वर्ष अपनाया है? तो 2015 में अपनाया है। चलिए समझते हैं अगला सवाल। इसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। यह कौन सी विशेषता कहलाती है? इस विशेषता को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो राज्य है यानी भारत जो देश है इसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म के जो लोग हैं उसको समानता के नजरिए से देखा जाता है, सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो किसी एक धर्म को मानदान ज्यादा नहीं किया जाता है, यानी कि सभी धर्मों को समान मानदान किया जाता है। तो इस तरह से हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो यह विशेषता जो है वो कहलाता है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। बात समझ में आ गया होगा, धर्मनिरपेक्षता, इसमें भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है।
चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला जा रहा है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव मुख्य रूप से कैसे हुआ था। तो देखिए संविधान सभा जो मिलकर के संविधान बनाए थे, संविधान सभा में जो लोग थे जिसका चयन किया गया था, संविधान सभा के जो सदस्य थे, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था मुख्य रूप से वो प्रांतीय विधानसभाओं के, तो समझिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव मुख्य रूप से कैसे हुआ था, सवाल नंबर 20 में है। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो मुख्य रूप से ऐसे हुआ था कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से हुआ था, यानी कि जो प्रांतीय विधानसभा थी उसके सदस्यों द्वारा चुनाव हुआ था, वो भी अप्रत्यक्ष तौर पे। क्योंकि देखिए उस जमाने में जितने भी लोग थे उनमें से अधिकतर लोग अनएजुकेटेड थे, मतलब देखा जाए तो जो शिक्षा का जो दर था वो बहुत कम था, तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो गया। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो देखिए शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है कि कार्यपालिका को अलग काम दिया गया है, विधायिका का अलग काम है, न्यायपालिका का अलग काम है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स इसके तहत कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है। तो कानून बनाने की जो शक्ति है वो दोस्तों विधायिका के पास है। किसके पास है, विधायिका के पास है। कानून को लागू करने की शक्ति जो है वो कार्यपालिका के पास है। कार्यपालिका के पास क्या है, कानून को लागू करने की शक्ति है, कानून को लागू करने की शक्ति है, कानून को लागू करने की शक्ति है। न्यायपालिका का काम है न्याय करना, न्यायपालिका का काम है न्याय करना। तो इस तरह से अलग अलग जो अंग है, शासन के अंग है, उसको अलग अलग काम दिया गया है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि विधायिका का काम है इस कानून को बनाना, कानून बनाना। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, इसमें क्या बोला जा रहा है समझिए। संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, सिद्धांत किस न्यायिक मामले के बाद चर्चा में आया। देखिए संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदला जा सकता, ये बात आप जानते होंगे। तो संविधान का मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सिद्धांत है, ये किस न्यायिक मामले के बाद चर्चा में आया दोस्तों। तो ये है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। इसके बाद संविधान का जो मूल ढांचा था, यानी कि इसमें बताया गया, इसमें ये जिक्र किया गया कि संविधान का देखो सब चीज बदला जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि सब चीज, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता है। संशोधन हो सकता है संविधान में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से केशवानंद भारती केस के बाद ये चीज चर्चा में आया। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए संविधान हमें खुद से बचाता है। ये बात तो सही है, संविधान हमें खुद से बचाता है, इसका अर्थ क्या है। देखिए संविधान हमें खुद से बचाता है, इट सेव्स अस फ्रॉम आवर सेल्स, ये हमें खुद से बचाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि यह हमें भावनाओं में बहकर लिए गए गलत निर्णयों से बचाता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मतलब कभी कभी हम ऐसा क्या होते हैं कि भावना में बह करके कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, तो इससे हमें ये बचाता है। तो इस प्रकार से संविधान हमें खुद से बचाता है, इसका अर्थ यही हुआ कि यह हमें भावनाओं में बहकर दिए गए गलत निर्णयों से बचाता है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24, इसमें क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है। देखिए जो अस्पृश्यता यानी कि जो अनटचेबिलिटी आपको पता होगा, जिसको छुआछूत बोला जाता है, तो इस तरह से ये जो है ये किसके उन्मूलन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, तो ये जो है ये समानता के अधिकार का ये उल्लंघन करता है, क्योंकि हमारे समाज में सभी लोगों को एक नजरिए से देखा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इस तरह से अलग चीज हो गया, लेकिन यहाँ पे अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि जाति के आधार पर, मतलब ऐसी पहली भावनाएं थी कि छुआछूत की भावनाएं थी, जिसमें जो निचले वर्ग के जो लोग होते थे उसको लोग नहीं छूने से मतलब इतराते थे। तो इस तरह से अलग अलग भावनाएं थी। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। क्या है? समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इस तरह से ये मौलिक अधिकार जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, इसमें क्या बोला जा रहा है? चेक एंड बैलेंस। क्या है? चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस यानी चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था भारत में किसके बीच संतुलन बनाए रखती है? देखिए चेक एंड बैलेंस ये जो व्यवस्था है ये सरकार के 3 अंग
कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ये संतुलन बनाए रखता है। क्योंकि देखिए विधायिका अगर कोई गलत काम करेगा तो कार्यपालिका और न्यायपालिका उसको टोकेगा, लेकिन अगर ऐसा होगा कि कार्यपालिका कोई गलत काम करेगा तो इसको टोकने के लिए विधायिका है और न्यायपालिका है। तो इस तरह से ये इस पर ये दोनों नजर गड़ाए रखता है। और अगर इसकी बात करेंगे तो इस पे ये दोनों नजर गड़ाए रखता है। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस के माध्यम से भारत में संतुलन बनाए रखता है ये सरकार के तीनों अंगों के बीच। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैंने आपको टोटल 25 सवाल मैंने बताए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 15 सवाल करवाया था, आज मैं 10 ही सवाल करवाया हूं। तो देखिए ये जो भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं सारे के सारे आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और हाँ साथ में नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।